हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पैरालीगल स्टडी BPAG 172। जो हमारा कोर्स है गवर्नेंस इश्यूज एंड चैलेंजेस, उसकी थर्ड यूनिट हम देखेंगे आज, गवर्नेंस फ्रेमवर्क इन इंडिया। तो ये पर्टिकुलर यूनिट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में गवर्नेंस का मतलब बताएगी। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो देखो, यहाँ पे इंट्रोडक्शन का मतलब है कि गवर्नेंस का क्या मतलब क्या है। मतलब ऑल एक्टर्स। तो ऑल एक्टर्स मीन्स, यहाँ ऑल एक्टर मतलब बॉलीवुड का जो कचरा है वो सब आप मत रख लेना। नहीं, ऑल एक्टर का मतलब है कि गवर्नेंस में जो एक्टर्स हैं उनका एक तो जैसे गवर्नमेंट हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो सिविल सोसाइटी जिसमें NGO, ऑर्गेनाइजेशंस, एसोसिएशंस ये सब आ जाएंगे। और एक हो गया हमारा जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है। तो ये जो है मीन्स तीनों जो मैंने नाम लिए, गवर्नमेंट एंड कॉरपोरेट वर्ल्ड और एक जो मैंने आपको बोला कि सिविल सोसाइटीज़, ये सभी क्या करेंगे, ये सभी मिलके इंगेज होंगे। मीन्स सभी लोग इंगेज होंगे, तीनों के तीनों, और एजुकेट करेंगे, एम्पावर करेंगे लोगों को इन ए पीसफुल वे। और एक स्पेशल मिशन जो है, एक प्रॉपर टारगेट ये लेके चलेंगे, जैसे इकोनॉमिकल वेलफेयर कराना, ठीक है। इसके अलावा वेलबींग ऑफ द सोसाइटी के लिए काम करना, जेंडर्स के लिए जो एक तरीके से जो डिस्क्रिमिनेशंस होता है, मेल फीमेल, उसको रिमूव करना, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, कल्चर को प्रमोट करना। तो ये सारी चीज़ें आएंगी। मीन्स ये जो सभी एक्टर्स हैं ये मिल के काम करेंगे फॉर मेकिंग द सोसाइटी पॉजिटिव, फॉर मेकिंग द सोसाइटी गुड इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमी, सोशली और कल्चरली, ठीक है। इसके अलावा जैसे उसमें एक एग्जांपल दे रखा है कि 2015-16 में क्या हुआ था ना, सिटीजन एक वॉलंटियर मूवमेंट हमें देखने को मिला मुंबई में, जहाँ पे क्या हुआ कि वेयर एवरी वीकेंड टू रिमूव द टन्स ऑफ गार्बेज फ्रॉम द वर्सोवा ब्रिज। तो जो वर्सोवा जो बीच है, तो वहाँ पे क्या हुआ ना कि काफ़ी फेमस बीच है ये मुंबई का। तो वहाँ पे बहुत सारा मतलब टन ऑफ गार्बेज जो है वो समुद्र के किनारे इकट्ठा हो रखा था। तो उसको रिमूव करने के लिए ये वॉलंटरी एक प्रोग्राम चला था। और इसमें फिर बाद में जो म्युनिसिपल जो कॉरपोरेशन है, ठीक है, जो मुंबई कॉरपोरेशंस जो है, उसने भी, BMC ने भी काफ़ी अच्छा काम किया। और एक तरीके से ये कहीं ना कहीं क्या दिखाता है, ये गवर्नेंस का ही एग्जाम्पल है। तो ये सारी आप ऐसे एग्जाम्पल भी ज़रूर आपको मेंशन करने हैं। नेक्स्ट है ऑपरेशनल फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नेंस। और इसका सिंपल सा मतलब है कि जो रोल ऑफ द स्टेट एक्टर्स है ना, तो स्टेट एक्टर्स का मतलब भी मैं आपको बता चुका कि गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस है, खुद गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट के अंदर कौन कौन आता है, तो एग्जीक्यूटिव्स भी आएंगे गवर्नमेंट के अंदर, जुडिशरी भी आ जाएगी, और गवर्नमेंट के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी आएंगी। या हम सिंपल कहें जो गवर्नमेंट रियल में जो जैसे MPs हुए और MLA हुए, ये भी आएंगे। तो यहाँ पे गवर्नेंस का जो मतलब है, तो वो किस सेंस में है, तो रोल ऑफ द स्टेट एक्टर मीन्स जो स्टेट एक्टर हैं, है ना, स्टेट एक्टर्स में जो मैंने आपको बताया, मिनिस्टर्स, हमारे जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव्स, हमारे जो ऑफिसर्स लोग हैं, और जो मिनिस्टर्स, इन सब का क्या रोल है फॉर मेकिंग द गुड गवर्नेंस और फॉर मेकिंग द गवर्नेंस इन ए हेल्दी वे। तो यहाँ पे सबसे पहले उसमें स्टेट एक्टर में आता है जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। इसका मतलब ही है कि जो हमारा यहाँ पे आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशंस जो है वो सबसे सुप्रीम अथॉरिटी है। और एक फेमस केस हुआ था मिनेर्वा मिल केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली बोला भी था, उन्होंने कहा था कि कोई भी सुप्रीम मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अबव नहीं होगा। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि एवरी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट इज सब्जेक्ट टू द इंटरप्रिटेशन बाय द सुप्रीम कोर्ट। सिंपल से हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी विच रिलेट टू द गवर्नेंस, तो यहाँ पे क्या मतलब है कि इसका मतलब यही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी मतलब सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला है इन द मिनेर्वा मिल केस कि कोई भी गवर्नमेंट जो काम करेगी, मतलब रूल्स रेगुलेशन या कोई उसने पॉलिसीज बनाई, तो उसको लेके जो इंटरप्रिटेशन होगा, या मीन्स उसके ऊपर एक तरीके से निगरानी का या उसको रिव्यू करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास होगा। और ये क्यों ऐसा किया गया है, ताकि जो सरकारें हैं वो अपने मनमानी तरीके से काम ना करें या मनमाने तरीके से रूल ना बनाएं। नेक्स्ट जो है स्टेट एक्टर्स में ही, वो है पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो ये कैसे हेल्पफुल है,
गुड गवर्नेंस में। तो देखो सिंपल सी बात है, ये पूरा इसमें पहले आपको पार्लियामेंट के बारे में हमारा सिस्टम पता हो। जैसे पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है हमारे, इसमें आपको पता है 2 हाउसेज हैं, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। लोअर हाउस को बोलते हैं लोकसभा, अपर हाउस को बोलते हैं राज्यसभा। तो इन दोनों हाउसेज में क्या होता है, आपने देखा होगा कि डिबेट होती है, प्रॉपर क्वेश्चंस आर होते हैं, डिस्कशन होता है, ठीक है। और इसके अलावा जहाँ जब रूल्स कोई बिल आता है तो उसके ऊपर प्रॉपर उसको आपको स्पेशल मेजोरिटी के साथ या फिर सिंपल मेजोरिटी के साथ पास कराना होगा। तो ये सारी एक्टिविटी होती हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि कोई भी बिल जब बनता है तो वो इतना इजी नहीं होता, उसकी काफ़ी लंबी प्रोसेसेस होती हैं। और इसके बाद ए बिल पास्ड इन द पार्लियामेंट कैन नॉट बिकेम द एक्ट अनलेस द इट रिसीव द प्रेसिडेंट एसेंट। प्रेसिडेंट की एसेंट जरूरी होती है, तभी कोई बिल जो है वो एक्ट बन पाएगा। अगर प्रेसिडेंट के एसेंट नहीं होते, प्रेसिडेंट के साइन नहीं होते हैं, तो बिल भी फिर जो है वो एक्ट में तब्दील नहीं हो पाएगा। इसके अलावा जो डिफरेंट जो पार्लियामेंट में ही हमारा क्या होता है, रिपोर्ट्स आती हैं। जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी जो है वो भी रिपोर्ट सबमिट करता है। इसके अलावा जो कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल, वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है प्रेसिडेंट के आगे। तो ये सारी भी कहीं ना कहीं अगर इनमें भी हम कहें कि ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, तो वो कहीं ना कहीं गुड गवर्नेंस को ही फ़ायदा पहुंचाएगा। इसके अलावा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और जो पीएम है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं। तो सिंपल भाषा में हम बात करें कि जो एग्जीक्यूटिव हेड हैं हमारे, जैसे ध्यान रखना 2 टाइप के एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक होते हैं टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव और एक होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो ये जो टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव में कौन आएंगे, जो मिनिस्टर्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो होम मिनिस्टर है हमारे अमित शाह, तो होम मिनिस्टर्स जो हैं वो क्या हैं, टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव हैं। सिंपल सी बात है, वो एमपी का भी रोल प्ले कर रहे हैं, मीन्स वो लेजिस्लेटिव का भी हिस्सा हैं। जब कानून बनाएगा पार्लियामेंट तो वहाँ पे वो एज ए लेजिस्लेटिव काम कर रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट काम कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ वो होम मिनिस्ट्री के भी तो हेड है, चेयरपर्सन है ना, या मिनिस्टर हैं। तो वहाँ पे वो जब होम मिनिस्ट्री को जब संभाल रहे हैं तो वहाँ पे वो एग्जीक्यूटिव के रूप में काम कर रहे हैं। सेम जैसे हम ले लो कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है, राजनाथ सिंह, तो वो एक जगह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का भी काम करेंगे और एक जगह वो मिनिस्टर्स के रूप में, एग्जीक्यूटिव हेड के रूप में भी काम करेंगे डिफेंस जब मिनिस्ट्री की बात होगी। तो ओवरऑल सिंपल से हम बात करें कि जो मिनिस्टर्स होते हैं, पीएम होते हैं एंड अदर जो मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, वो क्या हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, नो डाउट। इसके साथ साथ वो एग्जीक्यूटिव के फॉर्म में भी काम करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि पीपल्स उनको चुनते हैं, लेकिन ये जो चुना गया है ये भी क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें कि कल को नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है तो उनको रिमूव किया जा सकता है। मीन्स पार्लियामेंट में जो पावर हमें जो मेंबर्स को जो मिली हुई है वो भी हमेशा के लिए नहीं है, वो तभी तक है जब तक उनको, जैसे अभी पीएम ले लो, एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। अभी पीएम जो है हमारे, वो आपको पता है, बस पीएम जो हमारे यहाँ सबसे पावरफुल होते हैं, लेकिन पीएम की अपनी ताकत नहीं होती, ध्यान रखना। पीएम पावरफुल हैं क्योंकि जो मेजोरिटी जो है लोकसभा में, जो गवर्नमेंट मेजोरिटी में आती है, उन्हीं में से वो मेजोरिटी पीपल वाली जो सरकार है वो अपने में से पीएम को चुनती है। तो कहने का मतलब कल को अगर करीबन 100-150 एमपी जो हैं वो कहते हैं कि हम मोदी के वर्क से हम खुश नहीं हैं, ठीक है, और वो अगेंस्ट हो जाते हैं, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा। ये नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब ही है कि वोटिंग होगी, और अगर वहाँ पे मैक्सिमम पीपल मोदी को सपोर्ट नहीं करते उन्हीं के पार्टी के, तो सरकार गिर भी सकती है। और अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे हुआ था, ठीक है ना। तो सिंपल से अगर हम बात करें तो यहाँ पे यही है कि जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनकी सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है लोकसभा में, और वो अकाउंटेबल होते हैं। एंड इफ ऑल दीज मिनिस्टर्स, एमपीज एंड एग्जीक्यूटिव, टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव्स जो हेड हैं, इफ दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, then the no confidence motion came in the picture and the house house will be dissolved। तो ये ऐसा हो सकता है। तो सिंपल सी हम बात करें यहाँ पे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो हमने पूरा ये समझा, ये क्या दिखाता है, ये कहीं ना कहीं गवर्नेंस को ही दिखाता है कि इसीलिए यहाँ पे सभी की जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी जो हो फिक्स की गई है। सेम क्वेश्चन आर जो होते हैं, जो डिबेट डिस्कशन होते हैं, उसमें भी आपने देखा होगा कि अपोजिशन वाले क्वेश्चन पूछते हैं, तो उस दौरान जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मिनिस्टर्स जवाब देते भी हैं, है ना। तो ये है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रोल ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ये किस रूप में है, तो यहाँ पे देखो एग्जीक्यूटिव जो मैंने अभी जो पीछे बताया उसी से एसोसिएट करो
कि एग्जीक्यूटिव जो हैं वो कौन कौन आ सकते हैं। पीएम भी खुद एक एग्जीक्यूटिव है, इसके अलावा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिनको कैबिनेट मिनिस्टर भी बोलते हैं, जैसे होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स, ये सभी क्या हैं, ये एग्जीक्यूटिव के रूप में भी काम करते हैं। बट ये जो कहलाएंगे वो टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव या फिर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहलाएंगे। और एक जो मैंने आपको बताया था परमानेंट एग्जीक्यूटिव, वो होते हैं एक तरीके से पब्लिक एग्जीक्यूटिव। तो ये टर्म में आप ध्यान रखना कि रोल ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का जब भी मतलब आएगा तो इसका मतलब मिनिस्टर्स की बात हो रही है, नेताओं की बात हो रही है, ठीक है। और ये टेम्परेरी होते हैं क्योंकि चुनाव होंगे 5 साल बाद, तो जरूरी नहीं है जीते ही। दूसरी तरफ जो होते हैं जो हमारे जैसे आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर और गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े अधिकारी, वो जो होते हैं वो होते हैं पब्लिक एग्जीक्यूटिव, क्योंकि वो परमानेंट होते हैं, है ना। तो यहाँ पे रोल ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स में कौन है, जैसे मैंने कहा जो मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पीएम, तो ये क्या है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इनको जो पावर मिलती है वो क्या है, वो उस पावर को ये तभी इंजॉय करेंगे जब ये अकाउंटेबल भी होंगे। और इसके अलावा ये हम बात करें कि रूल आधार पे, मीन्स अकॉर्डिंग टू द रूल्स और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जब ये वर्क करेंगे, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज ये होगा जैसे मैंने बताया था आपको कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो कैग है, ठीक है, इसके अलावा जो यूपीएससी जो अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है, फाइनेंस कमीशन हो गया, ठीक है, और इलेक्शन कमीशन हो गया, तो ये जो लोग हैं, ठीक है, इसमें भी जितने भी रिपोर्ट सबमिट होती हैं तो इनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है या मीन्स गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जा सकता है, ठीक है। तो सिंपल सी हम भाषा में बात करें कि यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑक्यूपाई द सेंट्रल रोल, जहाँ पे पार्लियामेंट, स्टेट एंड लोकल एंटिटीज जो हैं वो एवरीडे अफेयर्स में मिलती हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ पीएम एंड द कैबिनेट मिनिस्टर्स कैन रिजोल्व और कैन पास एनी प्रोग्राम, एनी पॉलिसीज। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि कैबिनेट, जैसे कि एग्जांपल समझो, जैसे पहले था प्लानिंग कमीशन, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, कैबिनेट मिशन को लगा, ये कैबिनेट जो मिनिस्टर्स और जो हम कहें कैबिनेट गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, प्लानिंग कमीशन अब उतना रेलिवेंट नहीं है, तो प्लानिंग कमीशन के बाद उसको बना दिया गया नीति आयोग इन 2015। तो ये जो मीन्स रिजोल्यूशन लाना, कई बार आपने देखा होगा, अक्सर न्यूज़ में आपको सुनाई देता है कि मंडे ट्यूसडे को कैबिनेट मीटिंग होनी है, कैबिनेट मीटिंग में ये डिसीजन लिया गया। तो कैबिनेट जो मीटिंग होती है, या हम सिंपल सी बात करें, कैबिनेट जो है ना, कैबिनेट में कौन कौन आएंगे, पीएम एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये जो है ये सबसे पावरफुल बॉडी होती है, सबसे ताकतवर बॉडी, है ना। और रियल जो डिसीजन लिए जाते हैं वो यही कैबिनेट ही लेती है। और फिर बाद में ये कैबिनेट जब रिकमेंडेशन देगी तो उसी से रिलेटेड जो बिल है वो लोकसभा में फिर जाएगा। तो ये हम बात समझ रहे थे यहाँ पे कि रोल ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है वो उसकी कितनी रेलिवेंस है गुड गवर्नेंस के केस में। नेक्स्ट है हमारा रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव, ठीक है, या फिर हम इसी को हम बात करें तो पब्लिक एग्जीक्यूटिव जो मैंने बताया था आपको, जो परमानेंट होते हैं, जो ऑफिसर्स होंगे। तो रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव का हो या फिर रोल ऑफ परमानेंट एग्जीक्यूटिव और रोल ऑफ पब्लिक एग्जीक्यूटिव, ये सारे टर्म्स आपको मतलब पता होना चाहिए, ये एक ही हैं। तो इसमें क्या है, जो सिविल सर्विसेज के जो फील्ड के जो लोग हैं, जो अथॉरिटी हैं, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, ये जो सारे लोग, ये क्या हैं, ये चुने जाते हैं परमानेंटली, इनका नेचर मीन्स परमानेंट इनकी जॉब होती है। और ये सबसे मेन चीज़ है कि अकाउंटेबल नहीं होते। जो हमने देखा था कि जो मिनिस्टर्स हैं, दे आर अकाउंटेबल फॉर द कॉमन पीपल एंड दे आर अकाउंटेबल फॉर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। बट ये एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स आर नॉट directly, we can say not directly accountable to the people, but somehow they are directly answerable to the respective political head। मतलब जैसे आप ऐसे समझे, कोई पुलिस ऑफिसर है, तो पुलिस ऑफिसर जो पर्सन है इज नॉट अकाउंटेबल फॉर द कॉमन पीपल डायरेक्टली, नो डाउट इनडायरेक्टली ही और शी इज अकाउंटेबल फॉर द सिटीजन, क्योंकि ओवरऑल उनको लोगों के वेलफेयर के लिए ही काम करना पड़ता है। बट डायरेक्टली ए पुलिस ऑफिसर इज नॉट अकाउंटेबल, है ना, एज कंपेयर टू द रिप्रेजेंटेटिव। बट अगर हम समझे, बट उसकी जो जवाबदेही है वो किसके प्रति है, ही इज डायरेक्टली और शी इज डायरेक्टली आंसरेबल टू द पॉलिटिकल हेड। तो पुलिस ऑफिसर मैंने बताया, तो उसकी जवाबदेही या तो सीएम जो है मान लो स्टेट में, तो उसके प्रति है। और अमित शाह जैसे होम मिनिस्टर्स हैं, तो उन्होंने भी अगर कोई चीज़ उनसे पूछी या उनसे
कोई जवाबदेही मांगी तो उनको देना पड़ेगा। तो इस तरीके से इनडायरेक्टली ही सही, पर रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव का, ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो एग्जीक्यूटिव है ये भी अकाउंटेबल हमें दिखाई देता है, इसकी भी ट्रांसपेरेंसी, इसकी भी अकाउंटेबिलिटी, ये भी रिस्पॉन्सिवनेस, ये सारी चीज़ें हमें एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव में भी दिखाई देता है। तो और यही सही मायने में गुड गवर्नेंस का फिर मतलब है। इसके अलावा अगर हम बात करें, लेट अस अंडरस्टैंड एंड इंटरफेस बिटवीन द पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। जैसे अगर इन दोनों को आपको जोड़ना हो, मीन्स पॉलिटिक्स को भी और जो हमने बात किया एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को भी, इन दोनों का अगर आपको इंटरफेस कराना हो, ठीक है, तो उसके कुछ तरीके हैं। क्या है? पहला है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है? जो RTI जो आया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, उसके तहत क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमें कोई डिटेल निकलवानी है कि गवर्नमेंट ने कहाँ पे कितना इन्वेस्ट किया और कहाँ पे किस हिसाब से जो फंडिंग है वो हुई, तो ये सारी चीज़ें हमें RTI में मिल जाती हैं और 30 डे के अंदर अगर हम RTI फाइल करते हैं तो 30 डे के अंदर अंदर आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देखो क्या दिखाता है, मीन्स ये इंटरफेस दिखाता है किसका, मीन्स हम किसकी जवाब, हम किसके इंफॉर्मेशन जुटाना चाहते हैं, मिनिस्टर्स की, गवर्नमेंट की, और जो काम कर रहे हैं कौन कर रहे हैं, ये जो RTI और ये पूरा मैंने कहा जिम्मा किनका है, तो ऑफकोर्स ऑफिसर्स का। तो यहाँ पे हमें इंटरफेस दिखाई देता है, मीन्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन थ्रू द RTI शोज द इंटरफेस बिटवीन द पॉलिटिक्स एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव, है ना, विच शोज द अकाउंटेबिलिटी। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो अकाउंटेबिलिटी को दिखाता है। दूसरा है सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर है वो 2002 में इम्प्लीमेंट किया गया था, और ये क्या है, इट इज़ ए डॉक्यूमेंट आउटलाइन द सर्विस कमिटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और सर्विस प्रोवाइडर्स टुवर्ड्स द पीपल। मीन्स आप इसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल कोई शिकायत लेके आता है, कोई कंपनी है, सिविल चार्टर का मतलब ये है कि 2002 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, और एज सच ये आप ऐसे नहीं कह सकते हो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, लॉ इसको इन्फोर्स नहीं कराता है। बट सिटीजन चार्टर जो कॉन्सेप्ट है ये हमने UK से लिया था, और ये हमने 2002 में इसको क्यों अपनाया, क्योंकि एक तरीके का ये डॉक्यूमेंट है, और इस डॉक्यूमेंट में साफ साफ ये बात बोली गई है, कुछ इसमें चीज़ें मेंशन की गई हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर जो लोग हैं वो अकाउंटेबल होंगे। मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपने बोला कि हमें इतने टाइम तक आपको डिलीवरी कर देंगे कोई सामान या कोई चीज़, तो वो आपको विद इन टाइम फ्रेम में आपको उसको पहुंचाना होगा। ये मैकेनिज्म किया गया है सिटीजन चार्टर के तहत। तो सिटीजन जो चार्टर है ये भी शो करता है इंटरफेस बिटवीन द पॉलिटिक्स एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव थ्रू द अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट है पब्लिक हियरिंग। पब्लिक हियरिंग क्या है, जैसे आपने देखा होगा अक्सर कि कई बार जो हम पब्लिक्स जो हैं उनकी मीटिंग्स होती हैं, हम सिंपल सी बात करें कि जो स्टेक होल्डर्स जो लोग होते हैं, इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। ये 2006 में ये बिल आया था। इसके तहत क्या है कि जैसे अभी कोई भी आपको जैसे रोड कहीं से गुजारना है, इसके अलावा कोई और आपको कहीं पे फॉरेस्ट एरिया में माइनिंग करनी है, ऐसी अगर एक्टिविटी करनी है तो उस केस में पब्लिक हियरिंग ज़रूरी है। इसका मतलब वो जो कॉमन पीपल हैं वहाँ पे पब्लिक में आपको ये चीज़ डालनी होगी कि हम पर्टिकुलर माइनिंग या कोई एक्टिविटी करने जा रहे हैं, और वहाँ पे जो पब्लिक है फिर, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं जरूर इसमें इन्वॉल्व होती है, और उसके बाद ही मीन्स ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करने के बाद ही और पब्लिक हियरिंग के बाद ही कोई एक्टिविटी जो प्रोजेक्ट है, जैसे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हुआ, थर्मल पावर, न्यूक्लियर पावर, इन सब से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट हैं वो इसी के बाद स्टार्ट होंगे। तो पब्लिक हियरिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द गवर्नेंस। नेक्स्ट है सोशल एडिट। सोशल एडिट का क्या मतलब है, तो सोशल एडिट मीन्स ए वे ऑफ मेजरिंग, रिपोर्टिंग और इम्प्रूविंग द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब कोई पर्टिकुलर जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, कोई प्राइवेट कंपनी है ना, तो उसका प्रॉपर ऑडिटिंग होगा, प्रॉपर उसके ऊपर निगरानी रखी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा उसके रूल्स और कुछ प्रॉपर एफिशिएंसी लाने के लिए वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, उनके अकाउंटेबिलिटी को फिक्स किया जाएगा। और सिंपल सी बात, अगर वो अकाउंटेबल नहीं हुए, ठीक है ना, तो उनको पनिश करने का या अगर हम सिंपल सी बात करें कि पेनल्टी का भी प्रोविज़न है। तो ये है सोशल एडिट। और इसमें अगर हम एक और एग्जांपल से समझें, तो जैसे फॉर एग्जांपल कि सरकार ने जो एक पोर्टल लॉन्च किया था, माई गव पोर्टल,
ठीक है ना। तो माई गव जो पोर्टल है 2014 में इसको लॉन्च किया गया था, और ये क्या है, ये कहीं ना कहीं इसी सोशल एडिट को ही दिखाता है कि मीन्स सरकार जो है वो लोगों से पूछती है, ठीक है, कि भाई आप इस बारे में आपकी प्रॉपर क्या राय है, और या फिर जो भी आपकी शिकायतें हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आप इसको माई गव पे जाके उसको उन इश्यूज को अराइज करिए। तो ये प्रॉपर सिटीजन्स प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना, जो सोशल एडिट का ही एक बेस्ट एग्जाम्पल है। और जहाँ पे क्या मतलब है, सिंपल वे में बात करें, मीन्स द प्रोएक्टिव इंगेजमेंट ऑफ द सिटीजन इन द पार्टिसिपेशन और इन द गवर्नमेंट फॉर्मेशन। तो ये सोशल एडिट में सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है। नेक्स्ट है अब हमारा कि स्टेट एंड लोकल गवर्नेंस। अब एक और चीज़, ये जो जितने भी मैंने ऊपर पॉइंट बताए, जैसे आपके सोशल एडिट, ठीक है, पब्लिक हेयरिंग, सिटीजन चार्टर, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सारे किसके पार्ट थे, ये थे रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव, और उससे पहले हमने जो देखा था रोल ऑफ पब्लिक एग्जीक्यूटिव। तो उनके जो इंटरेक्शन हमने समझा था इसके थ्रू, मीन्स पब्लिक हायरिंग, सिटीजन चार्टर, इसके अलावा फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, सोशल एडिट, ये सारी चीज़ें। अब जो नेक्स्ट है वो है हमारा कि गवर्नेंस के केस में स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट का क्या रोल है। तो जैसे सिंपल सी हम बात करें, आर्टिकल 355 जो है वो गवर्नर से रिलेटेड है, कि गवर्नर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको वहाँ पे सीएम का एक तरीके से उनको अपॉइंट करेंगे। इसके अलावा गवर्नर हैं वो नॉमिनल हेड होते हैं, वो एक ब्रिज का काम करते हैं बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। और कोई भी, जैसे हमने देखा था प्रेसिडेंट के केस में, कि जैसे पार्लियामेंट कोई बिल बनाएगी तो उसमें प्रेसिडेंट की एसेंट जरूरी है। इन द सेम वे जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वहाँ पे गवर्नर की एसेंट जरूरी होती है। तो एक तरीके से द रियल एग्जीक्यूटिव हेड इज द सीएम इन द स्टेट, बट द नॉमिनल हेड कौन है, गवर्नर है, विच लिंक बिटवीन द और विच वर्क लाइक ए ब्रिज बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये है स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नेंस में, वहाँ पे गवर्नेंस एट द स्टेट। फिर अगर हम बात करें कि गवर्नेंस एट द लोकल लेवल पे, तो लोकल लेवल पे अगर हम समझे तो वहाँ पे क्या है कि आपको पता है, होना चाहिए, ध्यान रखना कि दो एक्ट है हमारे, 73rd एंड 74 अमेंडमेंट एक्ट। ये जो एक्ट हैं ये 73rd रिलेटेड टू द ग्राम पंचायत एंड 74 अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू द म्युनिसिपल, जो हमारे जो एक तरीके से पंचायत होती हैं, मीन्स अर्बन। 73 जो एक्ट है 73rd अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू द रूरल एरिया मीन्स पंचायत, एंड 74 इज फॉर द म्युनिसिपल मीन्स फॉर द मेट्रोपॉलिटन, जो सिटीज होती हैं वहाँ पे लोकल लेवल पे रूल करने के लिए 74th अमेंडमेंट। तो गवर्नेंस एट द लोकल लेवल में से 73 और 74th अमेंडमेंट के तहत वहाँ पे रूल होता है। और इसके अलावा हम बात करें कि विलेज जो विजन सेल, विलेज स्टूडेंट्स यूनियन, ये सारे भी हमें देखने को मिलते हैं। स्पेशली इसमें अगर आपको केस किसी का लिखना हो तो 2014 का एक केस है, नागालैंड का एक गाँव था जिसका नाम है घारीपामा विलेज। तो वहाँ पे डिक्लेयर किया गया कि टोबैको जो है उसका यूज़ नहीं होगा। तो दिस जो एग्जाम्पल मीन्स पर्टिकुलर एग्जाम्पल ऑफ द नागालैंड where various students union and village vision and village peoples participated in the movement and they ban the tobacco, है ना। तो 2014 में ये जो विलेज है, जो गारी पामा जो विलेज है नागालैंड का, became the first state which was the tobacco free. So this is the best example of the governance at the local level in which common people, students and जो लोकल्स जो एडमिनिस्ट्रेटिव है उन्होंने किस तरीके से बेहतर वो काम करते हैं। नेक्स्ट है गवर्नेंस के केस में ही रोल ऑफ द जुडिशरी। सो हमने ये देखा कि जुडिशरी जो है, सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल जो केस में बोला था कि कोई भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है और सुप्रीम कोर्ट हैज़ पावर टू इंटरप्रिटेशन द एनी लॉ। सेम इन द केस, एक दूसरा केस है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस, विच इज़ द मोस्ट फेमस केस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, है ना। तो केशवानंद भारती केस ऑफ द 1973, इस केस में स्पेशली सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि नो डाउट पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू मेक द लॉ, बट एक बात उसको समझनी होगी कि बेसिक स्ट्रक्चर के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। सो व्हाट डू यू मीन बाय द बेसिक स्ट्रक्चर? इसका मीन्स आप कोई भी जब पार्लियामेंट जब एक्ट करेगी, कोई कानून बनाएगी, तो उसमें जो प्रीमेबल जो हमारा पार्ट है, जिसमें मीन्स इक्वालिटी, जस्टिस, फर्टर्निटी, सेकुलरिज्म, ये सब जो चीज़ें हैं उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये रोल ऑफ जुडिशरी का मतलब ये है कि जुडिशरी हमेशा वॉच डॉग की तरह
एक निगरानी रखेगी किसके ऊपर, जो रूल्स मीन्स लेजिस्लेटिव के ऊपर। वैसे तो याद रखना लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी ये सारे के सारे इंटरडिपेंडेंट मीन्स अलग अलग हैं, ये डिफरेंट हैं। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो केशवानंद भारती केस के बाद ये स्पेशली मेंशन है, और मिनर्वा मिल केस के बाद, कि जो जुडिशरी है वो किसी भी एक्ट को लेके उसको इंटरप्रिटेशन या उसके ऊपर निगरानी रख सकती है, रिव्यू उसको कर सकती है। ये सारी चीज़ें हुई हमने। नेक्स्ट है हमारा कि रोल ऑफ द नॉन स्टेट एक्टर। तो अभी तक हमने जो ऊपर पूरा देखा वो था स्टेट एक्टर का रोल, अब है नॉन स्टेट एक्टर का रोल। तो इसका सबसे पहले रोल ऑफ द मार्केट। तो आफ्टर वी नो आफ्टर द एलपीजी रिफॉर्म इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड द ग्लोबलाइजेशन, ये जो एलपीजी रिफॉर्म हुए 1991 में, उसके बाद से क्या हुआ कि स्टेट जो है वो ज़्यादा एक तरीके से फ्रेंडली या हम कहें बिजनेस फ्रेंडली स्टेट बन गया है। और वहाँ पे जो सबसे मेन एलपीजी रिफॉर्म्स में जो हेल्प की है वो की है मार्केट ने, है ना। इसका मतलब जो वेरियस जो प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं उन्होंने गवर्नमेंट के साथ मिलके, और पीपीपी उसको हम पार्टनरशिप भी बोलते हैं, मीन्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, वो केम इन द पिक्चर, जहाँ पे गवर्नमेंट और पब्लिक जो मीन्स गवर्नमेंट और प्राइवेट ये जो मिल के काम जो करते हैं इसी को बोलते हैं पीपीपीज या ट्रिपल पी भी इसको कहते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है रोल ऑफ मार्केट आफ्टर द एलपीजी रिफॉर्म 1991। नेक्स्ट है रोल ऑफ द सिविल सोसाइटीज़। तो सिविल सोसाइटीज़ में कौन आ जाएगा, तो हमने देखा था कि सिविल सोसाइटीज़ का मतलब वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस एंड वेरियस स्कूल्स यूनियन, वुमेंस यूनियन, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा प्रोफेशनल एसोसिएशंस एंड कल्चरल और रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे चर्च और टेम्पल, ये सारी चीज़ें। तो ये सब मिलके क्या करते हैं, प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द एडवांसमेंट और इन द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, एंड दे आर द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन फॉर बोथ द सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट। दे मॉनिटरिंग द पॉलिसी और दे मॉनिटरिंग द गवर्नमेंट वर्क, दे engage in the advocacy, and also they deliver service especially for the poor or underprivileged people। इसका मतलब ये जो डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं ये इन्वायरमेंट के, चाहे प्रोटेक्शन की बात हो, चाहे पुअर लोगों के वहाँ पे उनको फ़ायदा पहुँचाने की बात हो, तो उस हर जगह पे ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, इनकी इंगेजमेंट हमें देखने को मिलती है। और ये इनका जो रोल है वो जो गवर्नमेंट की जो वर्क होते हैं उनके ऊपर भी ये निगरानी रखते हैं। तो ये है रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर में सिविल सोसाइटीज़ एंड रोल ऑफ द मार्केट। नेक्स्ट है गवर्नेंस इंडिकेटर्स। सो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड वाइड governance indicators means WGI, the indicators refer to the worldwide governance indicators have been the used or tools for measuring the governance into the 6 dimension। उसमें 6 डायमेंशन में क्या क्या आ जाएगा, तो पहला है कि वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी। इसका मतलब है कि गवर्नेंस को अगर आपको इंडिकेटर देखना हो तो सबसे पहले आपको वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी देखना होगा, मीन्स वहाँ पे लोगों को फ्रीडम टू एक्सप्रेशन है या नहीं, रिकॉर्ड जो है प्रॉपर मॉनिटरिंग किए जाते हैं या नहीं, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है या नहीं, गवर्नमेंट जो है वो जो प्रॉपर अकाउंटेबल है या नहीं। सो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर्स, 6 मेन इंडिकेटर्स विच reflect that governance is performing well or not। So in state like जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में ले लो, अभी पाकिस्तान में क्राइसिस हो रहा है, पाकिस्तान में क्राइसिस हो रहा है, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी है वो बिल्कुल जीरो है। बट इन द केस ऑफ इंडिया वेयर इंडिया इज कंटिन्यूसली ग्रोइंग इन ए बेटर वे, सो यहाँ पे क्या है, ये जो पहला एक इंडिकेटर है वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी, ये हमारे यहाँ पे शो होती है। तो ये क्या है, एक पहला इंडिकेटर है गवर्नेंस का। दूसरा है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। सेम जैसे पाकिस्तान में क्या है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती। सेम लेट्स लुक द एग्जांपल ऑफ द श्रीलंका वेयर पॉलिटिकल क्राइसिस वाज एट हाई लास्ट 1 ईयर। ठीक है, तो ये जो चीज़ है मीन्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड absence of the violence, these two also the best indicator of the governance। if political stability is not there and if society always engaged in the violence, then it reflect the indicator of the governance, है ना। तो वो somehow governance के अगेंस्ट में चीज़ें चली जाएंगी अगर violence होगा और political stability जहाँ पे नहीं होगी। नेक्स्ट है इंडिकेटर्स जो है वो है गवर्नमेंट अफेक्टिवनेस, मीन्स हाउ गवर्नमेंट अफेक्टिवली work for the people, means especially for the basic needs like
food, shelter, water, education, good infrastructure and securities. All these things is related to the government. So government efficiency is also very very important indicator in the governance. नेक्स्ट है रेगुलेटरी क्वालिटीज़। इसका मतलब जैसे सम इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस लाइक सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम सेबी भी बोलते हैं, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको टेराई बोलते हैं। तो ये सब क्या है, ये बिजनेस एंटरप्राइजेज हैं, और ये क्या करते हैं, तो चीज़ों को ये रेगुलेटरी मीन्स मॉनेटरी जो पॉलिसीज़ होती हैं, जो फ्रेमवर्क्स होते हैं, उनको ये इजी बनाने में काम करते हैं। सिंप्लीफाइड टैक्स लॉज होना, ठीक है। सिंपल सी हम बात करें कि रेगुलेटरी क्वालिटीज़ का मतलब है कि इफ जितने भी ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस होंगे, जितने भी पावरफुल इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस होंगे, उतना बेहतर होगा बिजनेस हाउसेज के लिए, है ना, गवर्नेंस के लिए। नेक्स्ट है रूल ऑफ लॉ। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडिकेटर। तो रूल ऑफ लॉ भी एक बेस्ट इंडिकेटर है, जहाँ पे सभी जो लोग हैं वो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ही काम करेंगे, ठीक है। एंड नो बडी इज सुपीरियर और अबव देन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ। नेक्स्ट है जो लास्ट इंडिकेटर है वो है कंट्रोल ऑफ करप्शन। इसका मतलब कि अगर गवर्नमेंट जो हैंडलिंग करती है करप्शंस को और जो अदर एक्टिविटीज़ को, तो वो सबसे बेस्ट होता है। और इंडिया ने ये करके भी दिखाया है। स्पेशली जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने एक पोर्टल लॉन्च किया था, उमंग। उमंग का मतलब है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ये जो लॉन्च किया, ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप सिटीजन्स जो हैं वो सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हैं विदाउट एनी मैनिपुलेशन। मीन्स ईजी वे में, सेफ्टी वाइज भी स्मूथली एंड सिंपल वे में ईजीली ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं पीपल्स इंफॉर्मेशन। सो उमंग जो पोर्टल है वो शो करता है कि गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है वो कितना अच्छा है और कैसे करप्शन और अदर चीज़ों को कंट्रोल किया है। सो दिस इज़ आवर सेकेंड यूनिट। और अगर इसके आपको नोट्स चाहिए, बिल्कुल क्रीम नोट्स, तो ये हैंड रिटन नोट्स मैंने बनाए हैं, और ये बहुत रिसर्च करके दोस्तों बनते हैं। मीन्स ये कुछ इसमें एनसीईआरटी की चीज़ें होती हैं, कुछ उसकी लैंग्वेजेस जो एनसीईआरटी की जो टफ लैंग्वेज है उसको इजी लैंग्वेज में मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और कुछ जो एक्स्ट्रा रिसर्च करके भी जो चीज़ें इजी हैं और वैल्यू एडिशन के रूप में करके इसको नोट्स जो हैं, ये थर्ड यूनिट जो है उसके नोट्स हैं, तो यू कैन ईजीली बाय। और ये 10 रुपीज़ में पर जो यूनिट है उसके 10 रुपीज़ प्राइस होता है, तो आप मेल और मैसेजेस करके मुझे ये नोट्स ले सकते हैं। और दूसरी चीज़, जो भी लोग फाइनेंशियली स्टेबल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, और जिनकी फैमिली स्टेबल है, तो प्लीज़ हो सके तो पारालीगल जो स्टडी फैमिली है या चैनल है उसको प्लीज़ कुछ भी अमाउंट डोनेट करें। ये बहुत हेल्प करेगी हमारी फॉर द रिसर्च और आगे चीज़ों को और बेहतर बनाने में। और मेरा तो ये फर्मली मीन्स मेरा ये विज़न है कि मैं इस चैनल को बहुत ही ज़्यादा आगे लेके जाऊं, और बेस्ट जो क्वालिटी और जो ऑथेंटिक सोर्स और बेस्ट इंफॉर्मेशन जो है एट द अफोर्डेबल प्राइस पे मैं डिलीवर करना चाहता हूँ। ये मेरा विज़न है, और ये तभी होगा जब आप लोग भी उसमें सहयोग करेंगे। तो अगर आप ऐसा कर सकते हैं, आप फाइनेंशियली अगर स्टेबल हैं, तो आप ऐसा ज़रूर करें। एंड आई नीड योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच।